तो आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं वो टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, क्योंकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यूपीएससी की, बात की जाती है यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस, किसी का भी ले लीजिए आप, चाहे बिहार का ले लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, कहीं का भी ले लीजिए, वहां पर आप देखेंगे कि हर साल वहां से आपको एक क्वेश्चन बनता हुआ मिल रहा है। जैसे अगर विगत वर्ष में अगर आप देखते हैं तो 2024, जो हाल फिलहाल की बात की जाए, 2023, या मैं ये कह सकता हूं आप 2015 तक के पेपर उठाकर देखेंगे, किसी भी स्टेट का पेपर उठा के देख लीजिए, चाहे आप यूपीएससी का पेपर उठा के देख लीजिए, यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ का किसी का भी पेपर उठा के देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि हर साल यहां से आपको एक क्वेश्चन बनता हुआ मिल रहा है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का जो आपका टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जी हाँ, तो देखिए शुरुआत कर रहे हैं हम पारिस्थितिकी तंत्र की, इकोसिस्टम की। आखिर ये तंत्र होता क्या है, ये सिस्टम होता क्या है, यहां पर अगर बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर पारिस्थितिकी तंत्र की अगर हम बात करेंगे तो बात की जाएगी जैविक और अजैविक की। जैविक और आपका अजैविक, इनको मूल तौर पर हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत ये एक ऐसा तंत्र है जहां पर जीव और अजैविक घटक आपस में मिलकर और एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करते हों। एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करते हों, संगठित इकाई के रूप में। लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, जब ये संगठित रूप में, इकाई के रूप में जब हम ये कार्य करते हैं तो मूल तौर पर ये करते क्या हैं, ये मूल तौर पर ऊर्जा प्लस पोषक तत्व, पोषक तत्व जो होते हैं उनका प्रवाह करते हैं, ऊर्जा का प्रवाह करते हैं। तो मूल तौर पर पारिस्थितिकी तंत्र क्या बनकर आया भाई? पारिस्थितिकी तंत्र होता क्या है? एक ऐसा तंत्र जहां पर जैविक और अजैविक घटक मिलकर संगठित इकाई के रूप में जहां पर कार्य करते हो और इसमें ऊर्जा और पोषक तत्व का क्या होता हो, प्रवाह होता हो, जो पूरा तंत्र बनता है, उस पूरे तंत्र को हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। दोस्तों, यहां पर अब बात आती है कि पर्यावरण के मूल तौर पर देखा जाए घटक कौन से हैं, कारक कौन से हैं यहां पर, क्योंकि यहां पर अगर हम देखते हैं कि पर्यावरण, पर्यावरण के घटक या हम कारक कह सकते हैं या अवयव कहा जा सकता है, अगर इनको देखा जाए तो अभी हमने समझा कि ये मूल तौर पर जो होते हैं ये हमारे दो होते हैं, एक होता है जैविक तो दूसरा होता है हमारा अजैविक। अजैविक, जैविक और दूसरा अजैविक। आखिर ये होते क्या? क्योंकि पर्यावरण एक भौतिक और जैविक संकल्पना है। इसमें पृथ्वी के भौतिक और अजैविक, ये हम कह सकते हैं मूल तौर पर कि यहां पर भौतिक तौर पर कहा जा सकता है, इसको अजैविक को हम भौतिक भी बोल सकते हैं। भौतिक या अजैविक, या कह सकते हैं जैविक, संगठनों को मिलाकर संगठित तौर पर इन्हें बनाया जाता है। और पर्यावरण के इस आधारभूत संरचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि पर्यावरण को कई भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अजैविक की, तो अजैविक को भी देखें तो हम इनको मूल तौर पर तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तीन भागों में अगर हम बात करेंगे तो पहला बनेगा स्थल मंडल, स्थल मंडल पर्यावरण। जब स्थल मंडल बनेगा तो दूसरा बनेगा वायुमंडल और जलमंडल। तो दूसरा भाग हमारा आएगा वायुमंडल, तीसरा आएगा हमारा जलमंडल, पर्यावरण। लेकिन अगर और बाकी से अगर समझने की जरूरत होती है तो यहां में यह समझना पड़ेगा कि जितने भी स्थल मंडल हैं इनको अगर हम तोड़ना चाहें तो इनको और भागों में भी तोड़ा जा। भाई स्थल मंडल की अगर हम बात करेंगे तो स्थल पे क्या क्या पाया जाएगा, तो हम कहेंगे कि इनमें पर्वत आ जाए, पर्वत पर्यावरण को अलग किया जा सकता, झील आ जाएंगे, झील पर्यावरण को अलग किया जा सकता। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर स्थल की बात की जाए, स्थल मंडल को मूल तौर पर भाई मैदान में डिवाइड किया जा सकता है, झीलों में डिवाइड किया जा सकता है, हिमनद में परिवर्तित किया जा सकता है, मरुस्थल में परिवर्तित किया। तो इनको हम मूल तौर पर देखेंगे तो पर्वत हो गया, झील हो गया, मैदान हो गया, मरुस्थल हो गया, इन भागों में इनको और ज्यादा डिवाइड करने की आवश्यकता।
दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि मूल तौर पर जैविक जैविक को अगर हम देखते हैं तो जैविक को मूल तौर पर हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यहां पर अगर पर्यावरण के आधार पर देखा जाए तो हम इनको दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक भाग जो बनेगा वो आपका वनस्पति पर्यावरण बनेगा और दूसरा आपका जंतु पर्यावरण बनेगा। जी हाँ, पहला बनेगा वनस्पति वनस्पति पर्यावरण और दूसरा बनेगा हमारा जंतु पर्यावरण। आइए अब इनको जरा विस्तार से समझते हैं कि जो परिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा है, पर्यावरण के घटक के कारक जो बने, जिनको हमने जैविक अजैविक के आधार पर डिवाइड किया, अब जरा इनको विस्तार से समझने की जरूरत है कि आखिर ये होते क्या हैं। क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं अजैविक अजैविक या भौतिक भौतिक कारक कह सकते हैं, घटक कह सकते हैं, अवयव कहा जा सकता है, कुछ भी कह सकते हैं। पर्यावरण को देखा जाए तो यह बृहद तथा लघु स्तर पर समझने की इसकी आवश्यकता है। ये क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय जलवायु की प्रवृत्ति और स्थानीय सूक्ष्म जलवायु द्वारा प्रदर्शित होते हैं। भौतिक पर्यावरण को मूल तौर पर देखा जाए तो जलवायु की दशाओं को दर्शाता है। अब यहां पर बात को जरा समझें। ये जलवायु की जो दशाएं होती हैं, ये दशा वही होती हैं जो जैविक समुदायों के लिए विभिन्न प्रकार के निवास का सृजन करती हैं। इस दृष्टि से हम देख सकते हैं कि इसको विभाजित अगर किया जाए तो उष्णकटिबंधीय पर्यावरण, शीतोष्ण कटी पर्यावरण या ध्रुवीय पर्यावरण के आधार पर इनको डिवाइड किया जा सकता है। भौतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य रखने के लिए सामाजिक और आर्थिक पर्यावरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर्यावरण के अगर घटकों की बात करें, संगठनों की बात करें, तो हम इनको मूल तौर पर दो भागों में डिवाइड कर सकते थे, भौतिकी पर्यावरण और जैविकी पर्यावरण। बात आती है कि सबसे पहले कि आखिर यह जैविक पर्यावरण होता क्या है। जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण को अगर हम देखते हैं तो यहां मूल तौर पर हम पाएंगे कि सबसे पहला जो घटक आया वो हमारा भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत, भौतिक संगठन के अंतर्गत हम देखेंगे तो समान रूप से हम कह सकते हैं कि इनको अगर हमने डिवाइड किया था तो एक बना था आपका स्थल मंडल, दूसरा बना था हमारा जल मंडल, तीसरा बना था हमारा वायुमंडल। यहां पर अगर हम देखें तो इसमें मूल तौर पर हम कह सकते हैं स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल को सम्मिलित तौर पर यहां पर किया जाता है और इनमें मूल तौर पर क्या होते हैं, इनके संगठक जो होते हैं वो मृदा, वायु और जल को भी कहा जा सकता है। ये तीनों मूल तौर पर, तो तीनों को आधार पर हम देखें, अगर हम स्थल मंडल की बात करते हैं तो स्थल मंडल को हम मूल तौर पर मृदा का दर्जा भी दिया जा सकता है। जल मंडल की अगर हम बात करते हैं तो जल संगठक के आधार पर इसको लिखा जा सकता है और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसको हम मूल तौर पर वायु ही कहेंगे, वायुमंडल के आधार पर डिवाइड। ये तीनों भौतिक संगठन परितंत्र के उपतंत्र होते हैं क्योंकि भौतिकी वातावरण वायु, प्रकाश, ताप, जल, मृदा जैसी कारकों से ही बना हुआ है। तो क्वेश्चन आपके लिए बना कि भौतिक वातावरण मूलतः कैसे कारकों से मिलकर बना है, तो हम बताएंगे कि वायु से बना हुआ है, प्रकाश से बना हुआ है, ताप से बना हुआ है, जल से बना हुआ है, मृदा जैसे कारकों से मिलकर बना हुआ है। ये जितने भी अजैविक कारक हैं, इनके जीवों की सफलता का निर्धारण इनके द्वारा होता है और इनकी बनावट और जीवन चक्र जो होता है शारीरिक क्रिया विज्ञान तथा व्यवहार पर का प्रभाव डालते हैं। जीवों के विकास तथा प्रजनन पर जैविक कारकों पर भी ये मूल तौर पर प्रभाव डालते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हम आपके वायुमंडल। बात आती है कि आखिर वायुमंडल को समझने की आवश्यकता। वायुमंडल वायुमंडल को अगर देखा जाए तो वायुमंडल से आज पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत जितना गैसीय आवरण है उनसे है, तो हम ये कह सकते हैं पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर की अगर हम बात करते हैं जितने भी विस्तृत गैसीय आवरण है उसको इसके अंतर्गत रखा जाए। पृथ्वी पर स्थित अन्य मंडलों की भांति वायुमंडल भी जैव और अजैव कारकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वायुमंडल की संरचना और संगठन जीवों व वनस्पति क्रियाओं को भी प्रभावित करता है। वायुमंडल गैस, जलवाष्प और धूल कण का सम्मिलित मिश्रण रूप होता है। वायुमंडल में उपस्थित गैस पौधों के प्रकाश संश्लेषण, ग्रीन हाउस प्रभाव और जीव तथा वनस्पतियों को जीवित कर रहने के लिए भी आवश्यक स्रोत होता है। वायुमंडल की संरचना के भाग को मूल तौर पर
क्षोभ मंडल, समताप मंडल में महत्वपूर्ण रूप से विभाजित किया जाता है। क्योंकि अगर वायुमंडल की अगर हम बात करते हैं तो वायुमंडल को अगर हम देखें तो सबसे पहला जो मंडल आता है वो आता है आपका क्षोभ मंडल। ये वह मंडल है जहां पर मूल तौर पर हम कह सकते हैं स्थलीय भाग मूल तौर पर इसके अंतर्गत आता है, प्राकृतिक आपदाएं इसके अंतर्गत आती है। ये पर्यावरण का मूल हिस्सा है जहां पर जैविक और अजैविक दोनों तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा होता है आपका समताप मंडल। समताप मंडल की अगर हम बात करते हैं तो समताप मंडल जो होता है यहां पर टेम्परेचर इक्वल होता है। भाई 8 से लेकर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो पाया जाता है वो आपका क्षोभ मंडल होता है और लगभग 50 किलोमीटर की रेंज तक आपका समताप मंडल यहां पर पाया जाता है। ये दोनों मंडल जो होते हैं मूल तौर पर वायुमंडल के लिए महत्वपूर्ण कारकों के तौर पर जाने जाते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जल की अगर हम बात करते हैं तो जल पृथ्वी पर मूल तौर पर अगर हम बात जल की करते हैं तो जल पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाला एकमात्र अकार्बनिक तरल पदार्थ है। तो पूछा जाए अकार्बनिक अकार्बनिक तरल पदार्थ एकमात्र है ये, एकमात्र जो पृथ्वी पर पाया जाए, जो कि संसाधनों, पारिस्थितिकी एवं आवास के रूप में कार्य करता है। पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा समान रहती है जबकि ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता रहता है। ये प्रक्रिया ही जल चक्र कहलाती है। एक रूप से दूसरे रूप में जो परिवर्तित होता रहता है यही पूरी प्रक्रिया को जल चक्र के तौर पर जाना जाता है। जल की अगर हम बात करें तो जल जीवों की विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये वनस्पति प्रकार और उसके संगठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, जल तंत्र में मूल तौर पर हम देखें तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस जल में आंशिक रूप से घुले हुए होते हैं। साधारणतः अगर देखा जाए तो गहरी झीलें व भारी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ वाले जलाशयों में मूल तौर पर देखें अन्य जलीय जीवों में भी वृद्धि के लिए ऑक्सीजन समीकरण कारक भी इसमें मूल तौर पर जुड़े हुए होते हैं। जल के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति का नियंत्रण वायु से तथा जलीय पौधों के प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न गैस में विसर्जन के द्वारा होता है। दोस्तों, बात करते हैं मूल तौर पर अब मृदा। तीसरा पॉइंट था हमारा मृदा। आखिर मृदा क्या हो? मृदा की अगर हम बात करें तो मृदा भूपटपटी पर सबसे ऊपरी परत है। तो हम ये कह सकते हैं भूपरपटी पर सबसे ऊपरी परत, सबसे ऊपरी परत जो कि खनिज तथा आंशिक रूप से अवघटित अकार्बनिक पदार्थों के निर्मित होता है। मृदा का निर्माण मूल तौर पर देखा जाए सैलों का अपने स्थान पर अपक्षय से या स्थानांतरित तलछटों के रूप में जल या वायु अपर्दन से मूल तौर पर होता है। मृदा में देखा जाए तो पौधे, फसलों तथा घास जैसे स्थल जो होते हैं वनों की वृद्धि के लिए मूल तौर पर कारक माने जाते हैं। अगर हम बात करते हैं कि मृदा के आधार पर अगर हम इसको और तोड़ते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अजैविक कारक जो होते हैं, अजैविक कारक मूल तौर पर देखा जाए तो ये पर्यावरण के मूल घटक के तौर पर इनको जानने की आवश्यकता। अगर हम बात करते हैं मृदा की तो मृदा में मूल तौर पर हम कह सकते हैं कि भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, लकड़ी का निर्माण सामग्री के लिए आश्रित रहता है। मृदा का खनिज जो होता है अवयव उसके मूल पदार्थों के खनिज तथा अपव्यय पर भी निर्भर करता है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जैविक कारक, जैविक जैविक कारक की अगर हम बात करें तो पर्यावरण के जैविक संगठनों के निर्माण के आधार पर अगर हम देखें तो हम इनको मूल तौर पर 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 3 भागों में अगर हम इनको डिवाइड करेंगे तो पहला भाग बनता है मूल तौर पर आपका पादप, दूसरा बनता है जीव और तीसरा बनता है सूक्ष्म। तो पहला भाग बनता है आपका पादप, जीव, फिर बनता है आपका सूक्ष्म सूक्ष्म जीव। बात अगर हम बात करते हैं पादप की कि आखिर पादप क्या, पादप को देखा जाए
तो ये जैविक संगठनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पौधे ही जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जिनका उपयोग मूल तौर पर हम कह सकते हैं कि पौधे स्वयं करते हैं। साथ ही मानव सहित जितने भी जंतु हैं तथा सूक्ष्म प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन्हीं पौधों पर निर्भर है। पौधे के पर्यावरण के विभिन्न संगठनों में देखा जाए तो जैविक पदार्थों तथा पोषक तत्वों के गमन में भी ये संभव बने रहते हैं। हर पौधे अपना आहार स्वयं बनाता है, इसीलिए इनको स्वपोषित कहा जाता है। इनको स्वपोषित कहा जाता है। लेकिन अगर जीव की बात करते हैं, जीव को अगर देखेंगे तो जीव मूल तौर पर हम कह सकते हैं कि ये स्वपोषित भी होते हैं और परपोषित भी होते हैं। यहां बात को समझने की आवश्यकता है। अगर पूछा जाए कि जीव को किस कैटेगरी में आप रखेंगे तो हम कहेंगे कि भाई जीव स्वपोषित भी होता है और परपोषित कैटेगरी में भी आता है। लेकिन 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 बात आती है कि अधिकांश रूप से जीवों को कहां रखा जाए। अधिकांश रूप से अगर देखा जाए तो हम जीवों को कहां रखेंगे? परपोषित। अधिकांश। तो बात आती है स्वपोषित में कौन आएगा? भाई स्वपोषित जीव जो होते हैं अपना आहार स्वयं निर्माण करते हैं, क्योंकि ये पौधे क्या होते हैं? पौधे भाई अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम जीवों की अगर हम बात करें तो साइनोबैक्टीरिया सबसे सटीक एग्जाम्पल है। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, पर्णहरित की उपस्थिति में करता है। इसी के तहत हम एक और है जिसको इक्लोरेटिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लोरेटिका। इसकी अगर हम बात करते हैं, समुद्री घोड़ा घोंगा होता है, तो शैवाल से क्लोफ्रिडा ग्रहण कर अपना भोजन स्वयं निर्माण करता है। परपोषित जीव जो होते हैं अपने आहार हेतु मूल तौर पर देखें अन्य साधनों पर मूल तौर पर निर्भर होते हैं। दोस्तों, अगर हम परपोषित की बात करते हैं तो ये जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर अगर देखें तो परपोषित जो होते हैं इनको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 3 भागों में डिवाइड। पहला होता है मृतजीवी। मृतजीवी क्या होते हैं? जो जीव मृत पौधों या जीवों से घुलित रूप से कार्बनिक यौगिकों को प्राप्त करते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ये मृत पौधे, पौधों को कह सकते हैं और जीवों को। इनसे क्या करते हैं? इनसे जो भी कार्बनिक यौगिक हैं उनको प्राप्त करते हैं। दूसरा बनता है हमारा परजीवी। परजीवी की अगर हम बात करते हैं तो परजीवी कौन होते हैं? जो जीव अपने आहार हेतु अन्य जीवित जीवों पर निर्भर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अन्य जीवित जीवों पर निर्भर होते हैं। इसी तरह सबसे लास्ट वाला है प्राणी संभोगी। सबसे लास्ट वाला है हमारा प्राणी प्राणी संभोजी। इसके अंतर्गत आता है। प्राणी संभोजी क्या होता है? आपने देखा होगा बहुत से जीव जंतु ऐसे हैं जो अपने मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। कह सकते हैं वे जंतु जो अपना आहार अपने मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं। अपना आहार अपने मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गाय को लिया जा सकता है, बैल को लिया जा सकता है, हाथी को लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल गाय, हाथी, ऊंट,
ईटीसी हम इसमें कह सकते हैं ये इसके अंतर्गत। दोस्तों बात आती है कि तीसरा कौन सा है। यहां पर तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा है हमारा सूक्ष्म जीव। आखिर ये सूक्ष्म जीव क्या होता है? सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव की अगर हम बात करते हैं तो सूक्ष्म जीव को एक नाम से और जाना जाता है जिसको हम कहते हैं वियोजक। वियोजक, वियोजक क्या? तो पूछा जाए कि वियोजक किसे कहा जाता है तो हम बताएंगे कि वियोजक सूक्ष्म जीवों को ही कहा जाता है। ये करते क्या है? ये जितने मृत पौधे हैं, जंतुओं के जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं। भाई वियोजित प्रक्रिया के दौरान ये अपना आहार भी ग्रहण करते हैं। तो अपना आहार ग्रहण करते समय कौन सी क्रिया से गुजरते हैं? वियोजन क्रिया के द्वारा गुजरते हैं। साथ ही ये क्या करते हैं? इन्हें सरल रूप में रूपांतरित कर हर पौधे हेतु पुनः उपलब्ध कराते हैं। सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत सूक्ष्म बैक्टीरिया और कारक मूल तौर पर सम्मिलित होते हैं। तो हमने समझा कि मूल तौर पर हम कह सकते हैं कि जितने भी आपके जैविक और अजैविक हैं, अगर उनको बारीकी से समझने की आवश्यकता है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पर्यावरण के अगर हम अवयव और शॉर्ट में समझने की कोशिश करें, कि पर्यावरण के अवयव अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं सामान्य तौर पर हम इनको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं कि भाई एक बनेगा जैविक और दूसरा बनेगा आपका अजैविक। भाई पर्यावरण के जैविक किन्हें बोला जाता है? जो जीवित है, जीवित। पर्यावरण में जितने भी जीवित जीव हैं उनको हम मूल तौर पर कह सकते हैं, जीवित जीव जितने भी हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे? पर्यावरण का हिस्सा। एग्जाम्पल के तौर पर हम मनुष्य के रह सकते हैं, मनुष्य, पौधे आ जाएंगे, जंतु आ जाएंगे, सभी इसी के अंतर्गत। जितने भी पृथ्वी पर जितने भी जीवित प्राणी हैं, जितने भी जीवित जीव हैं, उन सभी को इसके अंतर्गत रखा जाए। इनकी खासियत अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी जीव हैं वो एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे को मूल तौर पर प्रभावित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी जैविक कारक हैं, जैविक कारक वो क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित। इनके अगर महत्व की बात करें, महत्वता के आधार पर हम देखें तो जैविक कारक जो होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र और खाद्य श्रृंखलाओं के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी जैविक कारक हैं, जितने भी जैविक कारक हैं वे मूल तौर पर पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र प्लस खाद्य श्रृंखला के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर इनके प्रभाव को समझने की आवश्यकता है, भाई जैविक कारकों में अगर हम देखें तो जैविक कारकों में परिवर्तन होता है। अगर हम इनका प्रभाव देखते हैं कि इनका प्रभाव क्या पड़ता है, प्रभाव अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये क्या करते हैं? मूल तौर पर हम कह सकते हैं कि ये परिवर्तन करते हैं। तो जैविक कारकों में क्या होता है? जैविक कारकों में परिवर्तन होता हुआ दिखता है। परिवर्तन के आधार पर जनसंख्या की गतिशीलता में परिवर्तन ये मूल तौर पर करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं जनसंख्या की गतिशीलता, गतिशीलता में परिवर्तन यहां होता हुआ दिखाई दे। हमने इनको समझा था कि इनको स्वपोषित परपोषित के आधार पर भी इनको समझने की आवश्यकता है। तो इनको अगर हम श्रेणी वाइज डिवाइड करते हैं, अगर हम इनको श्रेणी वाइज डिवाइड करेंगे कि ये कौन कौन सी श्रेणियों में आएंगे, तो हम इनको मूल तौर पर कह सकते हैं कि ये जो हिस्सा बनेगा ये उस स्वपोषी के अंतर्गत है। स्वपोषित। अब बात आती है स्वपोषित कौन होते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए हम इनको उत्पादक कह सकते हैं।
हम इनको क्या कह सकते हैं, इनको उत्पादक कहा जा सकता है। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो दूसरा आता है परपोषित। परपोषित ये उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता इसके अंतर्गत आएंगे जो अपना भोजन स्वपोषित के द्वारा ग्रहण करते हैं, ये कह सकते हैं स्वपोषित पर ही मूल तौर पर निर्भर होते हैं। तीसरा जो बनेगा वो आपका मृत पोषित बनेगा। यहां पर शॉर्ट में हमने चीजों को समझने की कोशिश, तो अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जैविक अवयव कौन से होते हैं, जैविक कारक कौन कौन से होते हैं, और आखिर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों। दोस्तों बात आती है अब कि आपके लिए अजैविक कारक को भी समझना जरूरी। भाई अजैविक कारक की अगर हम बात करते हैं, अजैविक कारक, अजैविक कारक, अजैविक कारक पर्यावरण में जितने भी अजैविक कारक हैं तो हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण में अजैविक कारक, अजैविक कारक इसके अंतर्गत आएंगे। कौन से, जहां पर हम कह सकते हैं जैविक कारकों का आपस में दूसरे प्रभाव डालते हैं ना, तो ये मूल तौर पर हम कह सकते हैं कि ये जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा आवश्यक है, सबको एनर्जी से मिलता है। सूर्य के प्रकाश की अगर हम बात करेंगे तो तापमान की बात करेंगे, जल की बात करेंगे, वायुमंडल की बात करेंगे, स्थल मंडल की बात करेंगे, सभी घटक इसके अंतर्गत आए। अजैविक कारक की अगर हम बात करते हैं तो यहां में समझने की जरूरत है कि जो अजैविक कारक होते हैं, अजैविक कारक जीवित प्राणियों के व्यवहार पर भी प्रभाव डालते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अजैविक कारक जो होते हैं ये क्या करते हैं, जीवित प्राणियों पर प्रभाव डालते हैं। जीवित प्राणियों पर सीधा सीधा ये प्रभाव डालते हैं। अजैविक कारक जो होते हैं पर्यावरण की भौतिक विशेषताओं को भी निर्धारित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो अजैविक कारक होते हैं ये है पर्यावरण। जो हमारा पर्यावरण है उसकी भौतिक विशेषताओं को भी निर्धारित करते हैं, क्योंकि अजैविक कारक को भौतिक कारक के नाम से भी जाना जाता है। तो पर्यावरण की भौतिक आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं, उनकी विशेषताओं का निर्धारण करते हैं। दोस्तों अगर हम बात समझते हैं कि जो अजैविक कारक होते हैं, अजैविक कारकों में मूल तौर पर परिवर्तन, परिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक आवास को बाधित करता है। अगर इनमें परिवर्तन होगा, अगर इनमें परिवर्तन होता है तो ये किसको प्रभावित करते हैं, यह प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ जितने भी प्राकृतिक आवास हैं, प्राकृतिक आवास, इनको ये सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। मैंने कहा कि हम इनको भौतिक कारक के आधार पर भी इनको जानते हैं, साथ ही साथ इनको हम कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ के आधार पर भी समझ सकते हैं। अगर हम अजैविक कारक को समझते हैं, अजैविक कारक के आधार पर हम इनको कह सकते हैं कि जो अजैविक कारक होते हैं ये मूल तौर पर भौतिक कारक का हिस्सा है। भौतिक कारक, अब ये भौतिक कारक जो है ये तापमान, जल, प्रकाश, मृदा, वायुमंडल आदि पर दबाव इन पर निर्भर करता है। तो भौतिक कारक के आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें क्या आएगा, तापमान आ जाएगा, वर्षा आ जाएगी, दाब आ जाएगा,
प्रकाश आ जाएगा, एक्स वाई जेड सभी चीजें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। और यहाँ पर अगर हम प्रकाश लिखेंगे और प्रकाश से सबसे अच्छा रहेगा अगर उसको ऊर्जा के रूप में, एनर्जी के रूप में लिखा जाए तो ज्यादा सही माना जाए। साथ ही साथ इनको हम मूल तौर पर देखें तो अकार्बनिक कारक, अकार्बनिक कारक और कार्बनिक कारक के आधार पर भी समझने की आवश्यकता। अकार्बनिक कारक की बात करें तो यहां पर जो जल था, यहां पर अगर मैं जल रखता हूं तो प्रकाश वर्षा, वर्षा का हिस्सा होगा। यहां पर बात करते हैं तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां भी जल आएगा कि जल का रूप परिवर्तित होता रहता है, अभी हमने समझा। इसमें ऑक्सीजन आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी, ये सभी गैसें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। विभिन्न धातुओं के आयन आ जाएंगे, विभिन्न विभिन्न धातुओं के आयन इसके अंतर्गत आ जाएंगे। जितनी भी गैसें हैं वो सभी की सभी इसी के अंतर्गत आ जाएंगी। तो मैं मानता हूं अब हमने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा कि आखिर अगर हम इसको देखें, समझने की आवश्यकता है कि आखिर जैविक और अजैविक कारक होते हैं। तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो अजैविक कारक होते हैं वो क्या होते हैं और जैविक कारक होते हैं वो क्या होते हैं। तो हम मूल तौर पर और अगर इसको समझने की आवश्यकता है, देखिए और शॉर्ट में अगर समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमने देखा था कि जितने भी जैविक कारक होते हैं, जैविक कारक जितने भी जीव हैं उनको अगर हम देखें तो स्वपोषी, परपोषी, मृतपोषी के आधार पर डिवाइड किया था। तो इसमें अगर हम इसको और तोड़ें तो सबसे पहले आया आपका स्वपोषित, जिसको हम उत्पादक भी कह सकते हैं, उत्पादक। जबकि उपभोक्ता की बात करें, उपभोक्ता तो यह होता है स्वपोषित, यह होता है आपका परपोषित। इसको अगर हम देखें तो हम इसको और डिवाइड कर सकते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ उपभोक्ता के आधार पर। तो हम इसको कह सकते हैं प्रथम उपभोक्ता, सेकंड उपभोक्ता, थर्ड उपभोक्ता और फोर्थ उपभोक्ता। इन आधार पर हम इनको डिसाइड कर सकते हैं। और लास्ट होता है वो आपका अपघटक कह सकते हैं, अपघटक या मृतपोषी, जो भी कहना चाहें वो उचित होगा। जो जीवित जितने भी मृत पौधे या जितने भी जीव हैं उनको क्या करते हैं, उनको सड़ा गला कर कार्बनिक अकार्बनिक तौर पर उनको डिवाइड कर। तो मैं मानता हूं ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हुआ हो। दोस्तों बात करते हैं कि जो अजैविक कारक होते हैं उनको अगर हम तोड़ें तो कैसे डिसाइड किया जाए। अजैविक कारक को अगर हम बात करें तो मैंने बताया था कि इनको जलवायु कारक और मृदा संबंधी कारक के आधार पर भी समझने की आवश्यकता। अगर इनको और शॉर्ट में समझें तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी अजैविक कारक हैं, अजैविक कारक, अजैविक कारक मूल तौर पर हम कह सकते हैं कि इनको हम जल, क्योंकि अजैविक कारक क्या है भाई, जो पृथ्वी पर उपस्थित है और जिनका जीवित लोग क्या कर रहे हैं, उपयोग कर सकते हैं। तो जलवायु कारक इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो जलवायु भी एक कारक। अब जलवायु भी एक कारक में अगर एग्जाम्पल रखा जाए तो क्या क्या आ जाएगा भाई, वर्षा आ जाएगा, प्रकाश आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा, वायु आ जाएगी, ये सभी के सभी इसके अंतर्गत आ जाएगा। वायु आ जाएगा, तापमान आ जाएगा, दाब आ जाएगा, ये सभी की सभी चीजें इसके अंतर्गत। मृदा संबंधी कारक की अगर हम बात करते हैं कि मृदा संबंधी कारक, तो जो मृदा से संबंधित होंगे वो सभी कारक इसके अंतर्गत आएंगे। भाई मृदा की बात करेंगे तो सबसे पहले तो मृदा ही आ जाएगी, मृदा का पीएच मान इसके अंतर्गत आ जाएगा। जितने भी खनिज हैं वो सभी के सभी किसके अंतर्गत आएंगे, वो सभी के सभी मृदा के अंतर्गत आएंगे। स्थल कृतियां जितनी भी हैं वो सभी के सभी इसके अंतर्गत आएंगे, स्थलाकृति, ये सभी के सभी कारक इसके अंतर्गत आएंगे। तो अब मैं मानता हूं अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जैविक और अजैविक कारक आखिर होते क्या है।
अब बात आती है कि प्राकृतिक आवास की बात करते हैं। पृथ्वी पर अगर हम हैं तो सबसे मेन पॉइंट है आपका प्राकृतिक आवास। प्राकृतिक आवास, फिर प्राकृतिक आवास की अगर हम बात करते हैं तो प्राकृतिक आवास आखिर होता क्या है, इसको समझने की जरूरत है। देखिए, भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत जीव निवास करते हैं, जिसमें विभिन्न रूप से हम कह सकते हैं कि जीव सामान्य तौर पर या आवश्यकताओं का आधारित एक सामान्य प्रकृति जो होती है, और उस आवास को हम मूल तौर पर कह सकते हैं साझा जहां पर करते हैं, जहां पर मूल तौर पर सामान्य तौर पर हम कहें कि जहां पर जीव अमान्य तौर पर रहते हैं और रहने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं, आवास का मतलब होता है घर, जहां पर जीव अपने घर के फॉर्मेट में, जहां पर घर में रहते हैं, उसको हम कहते हैं जीवित का। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत देखें तो जीव जहां निवास करते हैं सामान्य भाषा में, जिसमें विभिन्न जीव अपनी आवश्यकताओं पर आधारित एक सामान्य प्राकृतिक आवास को साझा करते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि वो प्राकृतिक आवास। विभिन्न आवास मिलकर ही जितने भी आवास हैं, विभिन्न आवास को अगर हम कहें, विभिन्न आवास जहां पर सभी लोग अलग अलग आवास में रहते हैं, फिर जीव जहां निवास करता है जिसके अंतर्गत रहता है उसको तो आवास कह दिया। तो जीव जहां निवास करता है, पहली बात तो जीव जहां निवास करता है, और जीव जहां निवास करता है उसमें से अगर विभिन्न आवास को ले लिया जाए, विभिन्न आवास, उसको हम मूल तौर पर वहां पर पर्यावरण का निर्माण होता है। पर्यावरण का निवास होता है, पर्यावरण का मूल निवास। सभी प्राकृतिक आवास मिलकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जबकि समस्त प्राकृतिक आवास मूल तौर पर देखा जाए तो आवास नहीं कहलाए। प्राकृतिक आवास पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा होता है। तो पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा क्या है, तो प्राकृतिक आवास क्या है, हम कह सकते हैं ये आपका पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्सा है। मूल तौर पर हम कह सकते हैं कि ये पारिस्थितिकी तंत्र का एक हिस्से के अंतर्गत। दोस्तों, हमने जब शुरुआत करी थी तो वहां समझा था कि आखिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है, हमने समझा था। अगर पारिस्थितिकी तंत्र को देखें तो पारिस्थितिकी तंत्र आप ये समझें कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है एक शब्द से मिलकर बना, ओइकस। पारिस्थितिकी तंत्र जो है आपका ओइकस, ये एक यूनानी शब्द है। ये कैसा शब्द है ये एक यूनानी शब्द है, जिसका उत्पन्न होता है, जिसका मतलब होता है घर। इसका एक मतलब क्या होता है, घर, यहाँ पर हम लोग निवास करते हैं। लोगिस दूसरा होता है, लोगिस। लोगिस का मतलब होता है अध्ययन। तो जहां पर मूल तौर पर हम रहते हैं, या ये कहें जहां पर जीवित जीवों के एक दूसरे के साथ और उनके पर्यावरण के साथ जो संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसको हम कह सकते हैं कि ये आपका पारिस्थितिकी का तंत्र का हिस्सा बनेगा। बात आती है कि आखिर पारिस्थितिकी तंत्र में देखें तो हमने समझा था कि एक स्वपोषित होता है और एक संपोषित होता है। तो इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं टॉपिक खत्म करेंगे, क्योंकि आज हमारा टॉपिक था मूल तौर पर जैविक और अजैविक पर डिपेंड। क्लास कैसी लगी अपनी राय जरूर दें। लेकिन आपको आज के लिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जरा इनके आंसर बताइए कि इनके आंसर क्या होंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्रिस्टोन प्रजाति का महत्व क्या है, इसका आंसर दीजिए। ऑप्शन है, यह पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्य प्रणाली को बनाए रखती है, यह केवल पौधों और वनस्पतियों के विकास को प्रभावित करती है, यह ऊर्जा के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होती है, और यह केवल खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर स्थित एक प्रजाति होती है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दूसरा, अगर हम बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, इकोलॉजी में पायनियर प्रजाति का क्या कार्य है। ऑप्शन है, नए पर्यावासों में जीवन की शुरुआत करना, पारिस्थितिकी तंत्र को स्थिर बनाए रखना, ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करना, या हम कह सकते हैं जैव विविधताओं में कमी लाना इसका मूल कार्य है।
अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपके लिए मेंस का एक क्वेश्चन मैंने दिया है, इसका आंसर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि भारत में जैव विविधता का संरक्षण के लिए अपनाई गई नीतियों और कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए और यह भी चर्चा करें कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में स्थानीय समुदायों की क्या भूमिका हो सकती है। इसका आंसर अपना मेंस में लिखें और बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। कल फिर मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ। नमस्कार।